सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई के निर्देशानुसार हमें इन हाउस ट्रेनिंग करनी है, तो आज इन हाउस ट्रेनिंग में अपने विद्यालय के ही आचार्य संगणकाचार्य श्री धनंजय जी आपके सम्मुख है और यह एज ए रिसोर्स पर्सन आज का जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वह है डिजिटल लर्निंग एंड मैनेजमेंट। हम सभी जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आज के डेट में हम सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं या बहुत सारे ऐसे डिजिटल डिवाइसेस हैं। लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को किस प्रकार से ऑपरेट करना है और उसमें जो भी फाइल का मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से करना है। जस्ट एग्जांपल, जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन फोटो को क्लिक करना है तो किस प्रकार से क्लिक करें, उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, किस प्रकार से उस फोटो को हम फोटो की साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि डिफरेंट पोर्टल्स पर हम अपलोड कर सकें। और भी बहुत सारे जैसे कि पीडीएफ बनानी है, पीडीएफ को कैसे बनाते हैं, कैसे किसी फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, फोटो की एडिटिंग, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो डिजिटल फाइल मैनेजमेंट इन द डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट, तो आज की यह विषय जो है हमारे रिसोर्स पर्सन श्री धनंजय जी लेने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं श्री धनंजय जी का और देर न करते हुए मैं चाहूंगा कि वो आकर के अपना विषय प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। अभी इन हाउस ट्रेनिंग की शुरुआत करने का शुभारंभ एकता मंत्र से प्रारंभ होगा। एकता मंत्र से यं वैदिका मंत्र दृशः पुराणा, यं वैदिका मंत्र दृशः पुराणा, इंद्रं यं मातरे स्वामिमाहो, गयामियो मे वचने अनेकं, यं ब्रह्म सर्वेण विनिर्दिशन्ति, सेवायनीशं शिवयेत्यरोचन्, यं वैष्णवावेषु विद्यास्तुवन्ति, स्वामीति मातेति पीतेति भक्त्या, यं प्रार्थयन्ते जगदीशितायं, सदैव I am very glad enough and thankful to our honorable principal, Mr. Vrind Kumar Mehta, to give a chance to say something about the topic digital learning and management. You all know that CBSE in house training, we are gathered here in a room to getting in house training to say something about the training. The topic is digital learning and management. First of all, we know that what is digital. You all know that digital means the things, the object, the emails are in the form of digital, means in soft copies. Means soft copy means in a digital form, कंप्यूटर या मोबाइल, यानी वह जो है इंटरनेट पे अवेलेबल वह डॉक्यूमेंट, वह कंटेंट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी में, जिसको सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसको हम डिजिटली उसको देख सकते हैं, उसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते, जिसको वही डॉक्यूमेंट को जब हम उसको प्रिंट निकाल देते हैं प्रिंटर की हेल्प से पेपर पे, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स रूप में, विस्तृत रूप में आज जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पीपीटी के माध्यम से दिख रहा है, डिजिटल लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस that ultimately helps students. It makes use of broad range of technology enhanced educational strategies. यानी एजुकेशनल लर्निंग के माध्यम से, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से हम जो बच्चों को, भैया बहन को जो हम शिक्षा देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वह इजी वे में आसानी से हम उस भैया बहन को उसके डिजिटल लर्निंग के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जैसे सभी को मालूम है कि पेंडेमिक के पहले सभी लोग डिजिटल लर्निंग के बारे में उतना जानकारी नहीं, सभी लोग नहीं जानते थे। जो आईटी से रिलेटेड थे, आईटी फील्ड से जो बिलोंग करते थे वो लोग जानते थे, लेकिन जो जनरल व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट जो
हिंदी, मैथ्स ये सब पढ़ाते हैं, यानी कि उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पैंडेमिक के बाद सभी लोग डिजिटल लिटरेट हो गए हैं। डिजिटल लिटरेट का मतलब कैसे भैया बहनों को ऑनलाइन क्लासेस कराने हैं, कैसे उन लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजते हैं, ये सब जानकारी बहुत सभी लोगों को कुछ जानकारी हो गई है। लेकिन और भी कैसे हम उसको और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और सभी को डिजिटल लर्निंग के माध्यम मालूम होगा, डिजिटल लर्निंग के हेल्प से डिजिटल लर्निंग का यूज करके जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग जो टेक्निक्स है, उसको और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिसको हिंदी में जान सकते हैं डिजिटल शिक्षण और प्रबंधन। डिजिटल शिक्षण एक निर्देशात्मक अभ्यास है जो अंततः छात्रों की सहायता करता है। यह प्रौद्योगिकी की संवर्धित शिक्षण रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करता है। कि डिजिटल शिक्षण के माध्यम से जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, टेक्निक है, सभी का हम सभी यूज करके आसानी से और सुविधाजनक रूप से भैया बहनों को, बच्चों को आसानी से उसकी शिक्षा दे सकते हैं और अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को आसानी से उन तक पहुंचा सकते हैं। जिसमें एक और टॉपिक है, जब भैया बहन जैसे कि हम सभी ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कराते समय देखते होंगे कि गार्जियन बोलते हैं कि बच्चों को हम देते हैं मोबाइल फोन, लैपटॉप देते हैं, लेकिन बच्चे क्या पढ़ाई नहीं कर पाते। हम लोग भी देखते हैं ग्रुप में बहुत बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं। इसका कुछ कारण है जिसके माध्यम से गार्जियंस भी अगर ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं तो उस गार्जियंस भी जब ध्यान दें कि हमारे बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ भूमिका है, कुछ जिम्मेवारी है। इसको बोलते हैं डिजिटल पेरेंटिंग। यानी डिजिटल पेरेंटिंग के माध्यम से हम जो भी गार्जियंस है, माता पिता हैं, वह माता पिता बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें गार्जियंस भी बच्चे को देखें कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ाई करते समय कौन कौन से टॉपिक को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे ऐसे जनरल जो ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, उसमें ऑफलाइन क्लासेस में एक सीमित स्थान होता है, सीमित प्लेसेस होते हैं, वहां पे बच्चे और टीचर्स आकर वहां पे पढ़ाई करते हैं। बच्चे टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, उसमें टाइम, समय ये सब फिक्स नहीं रहता। उसको ऑनलाइन का जो टीचर्स पढ़ाते हैं वह अगर मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं प्री रिकॉर्डेड, यानी वीडियो हो गया या यूट्यूब के माध्यम से, तो वह मटेरियल्स को वह जब कभी भी 24 आवर्स जब कभी भी अपने समय अनुसार उसको वह रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग, यानी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स के माध्यम से हम सभी आचार्य जी जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसके लिए एक टाइमिंग होता है। टाइमिंग के उस टाइमिंग रूटीन के हिसाब से बच्चे जुड़ते हैं और जुड़कर उसके बाद उस टॉपिक को, जो टॉपिक है उसके अनुसार वह आचार्य जी के द्वारा बताया जाता है और उसको बच्चे उसको देखते हैं और जानते हैं, फिर उसके बाद उसका यूटिलाइज करते हैं और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। तो जानेंगे डिजिटल पेरेंटिंग के बारे में। वर्तमान युग में जहां सीमित परिवार डिजिटल गैजेट्स से अधिक गहरे जुड़े हुए हैं, यह आवश्यक है कि माता और पिता दोनों ही उनके लिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों के उचित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। यह जागरूक माता पिता को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध डिजिटल संसाधनों की जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के लिए परिवार के भीतर कुछ दिशा निर्देश बताए जाए। यानी कि जब हम भैया बहन जब डिजिटल यानी ऑनलाइन क्लासेस जब कर रहे हैं, उस समय गार्जियंस की कुछ भूमिका है कि क्लासेस जब कर रहे हैं तो वास्तव में भैया बहन क्लासेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसकी भी देख रेख गार्जियन को करना चाहिए। डिजिटल पेरेंटिंग मूल रूप से माता पिता द्वारा उन्हें उपलब्ध डिजिटल गैजेट्स का उपयोग कर बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी को संदर्भित करती है। परिवार में
हर सदस्य के रोजमर्रा के जीवन में डिजिटल गैजेट्स के विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रवेश के कारण वर्तमान युग में इस शब्द की प्रासंगिकता अधिक से अधिक महत्व प्राप्त कर रही है। यानी डिजिटल पेरेंटिंग जो है वह सभी गार्जियन से यदि हमें मिलता है, सुनने को मिलता है कि भैया बहन जो है क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण है कि गार्जियन उसको ध्यान से बच्चे को समय पे जब क्लासेस हो रही हैं उसमें वह ध्यान नहीं देते हैं। हाल के समय बच्चों की पेरेंटिंग उन्हें पालने और पोषित करने, उन्हें आवश्यक सुविधाएं देने, देखभाल करने, ध्यान रखने और मार्गदर्शन प्रदान करने तक ही सीमित थी। हालांकि हाल के समय में हमारे जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी की देखभाल के साथ परिवार में माता पिता के लिए आवश्यक समझना आवश्यक हो गया है कि उन्हें अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने और पेरेंटिंग की शैली को वास्तविक समय से डिजिटल जगत के अनुसार बदलने की आवश्यकता है। जैसे कुछ जब बड़े हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लेकिन गार्जियंस जो है पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्हें भी जानकारी रखनी पड़ेगी कि जब कुछ डिजिटल गैजेट्स हैं, यानी कंप्यूटर चलाना, मोबाइल को ऑपरेट करना, उन्हें भी जानकारी रखनी होगी कि जब भैया बहन क्लासेस कर रहे हैं वो किस प्रकार क्लासेस कर रहे हैं, तो कोई भी समस्या हो तो उसमें वह हेल्प कर सके। वर्तमान परिदृश्य में जिस डिजिटल जनरेशन गैप का सामना कर रहे हैं उस दूरी को कम करना, यानी जब हम डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ भैया बहन को या गार्जियन जानकारी नहीं है, उस जानकारी को वह इकट्ठा कर उस जानकारी के बारे में जाने, जो भी गैजेट्स के बारे में जानते हैं उसके बारे में वह जाने समझें। अच्छा डिजिटल पेरेंट्स यानी माता पिता बनने के तरीके। अच्छे डिजिटल पेरेंटिंग कौशल के लिए डिजिटल उपकरणों के सही और उचित उपयोग के अद्यतन ज्ञान के साथ पुराने समय के पेरेंटिंग ज्ञान के सही अनुपात में प्रभावी निष्पादन की आवश्यकता होती है। सफल डिजिटल पेरेंटिंग के लिए माता पिता को परिवार में अच्छी डिजिटल प्रथाओं को लागू करने के तरीके बनाने की आवश्यकता होगी। यानी जिस प्रकार पहले जो भी माता पिता होते थे, बच्चे जब स्कूल से पढ़ के जाते थे तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते थे, फिर भी बच्चे क्या, जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वो गाइडलाइन देखते थे कि बच्चा क्या कर रहा है, फिर उसको शाम में कुछ कहानियां सुनाना, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना, जिससे बच्चे के अंदर माता पिता से प्रेम रहता था और माता पिता की बातों को वो समझते थे और उसके अनुसार वो कार्य को करते थे और वह अपने होमवर्क को पूरा करते थे। लेकिन आजकल डिजिटल युग में डिजिटल पेरेंटिंग यानी माता पिता को डिजिटल के बारे में, डिजिटलाइज यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर मोबाइल के गैजेट्स के बारे में उन्हें नहीं जानते हैं, तो कुछ जानकारी उन्हें रखनी होगी और जानना होगा जिससे बच्चे को हेल्प कर सके। नीचे कुछ तरीके हैं जो माता पिता को पालन करने हेतु बताए गए हैं। एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए माता पिता के लिए अच्छी डिजिटल आदतें तैयार करना आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि माता पिता का व्यवहार और आदतें बच्चों को बाद में उन्हें ही अपनाने की अनकही स्वीकृति की तहत होती है। जब आप बच्चों के आसपास हो तो डिजिटल उपकरणों का बहुत अधिक उपयोग नहीं करें। बच्चों पर और उनकी इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या बताना चाहते हैं। बच्चों के साथ होने पर उनसे परस्पर संवाद करें। सोने से पहले का समय, खाने का समय, खेलने का समय, ड्राइविंग का समय आदि जैसे डिजिटल फ्री जोन रखें। संवाद के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करते समय नम्रता और अच्छा व्यवहार, अच्छा शिष्टाचार दर्शाएं। जब भैया बहन डिजिटल माध्यम का मोबाइल कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, वह किस माध्यम से, वह क्या यूज कर रहे हैं, क्या मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर पे क्या यूज कर रहे हैं, इसको माता पिता को ध्यान देना होगा, देखना होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कुछ अगर गलत कर रहे हैं तो बच्चे को गाइडलाइन करना होगा, बच्चे को समझाना होगा, बताना होगा उसके बारे में, ताकि बच्चे खुलकर जो भी बातें हो गार्जियन से वो बता सके। बच्चों के साथ खुला मुक्त विचारशील संवाद रखें। यह परिवार के बंधन को मजबूत करने और बच्चों को एक मजबूत सहायक संरचना प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ तरीका है। यह बच्चों को उनके डिजिटल मुद्दों पर माता पिता से सुझाव लेने में मदद भी करता है। यह बच्चों को संकट की स्थितियों से निपटने के लिए आत्मविश्वास से भरे
विचारों और विश्वासों को बनाने के लिए मदद करता है। यानी जब हम अपनी बातें बच्चों को बताएंगे और खुले खुले मन से बच्चों से बातें को पूछेंगे, बच्चों को कोई समस्या, बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या फिर सारी चीजों के बारे में जब उससे उनसे हम बातें करेंगे फ्री माइंड से, तो वहाँ जो भी समस्याएं होंगी उनकी जो भी समस्या होगी, जो भी बातें होगी, वो खुले मन से गार्जियंस को वह बताएंगे। तो जिससे क्या होगा कि बच्चे जो है भटकेंगे नहीं, जो भी समस्या होगी तुरंत वह गार्जियंस को वह बताएंगे, जिससे बच्चे आगे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। माता पिता को बच्चे की डिजिटल गतिविधियों को ट्रैक करने और उनकी निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि बच्चे प्रकृति से उत्सुक होते हैं और साइबर स्पेस में ऐसे अज्ञात क्षेत्रों में जाना चाहते हैं जहां खतरे छुपे हो सकते हैं। इसके अलावा उनका अन्य बच्चों और अजनबियों से ऐसा संपर्क या संवाद हो सकता है जो उचित या स्वस्थ नहीं हो। जब बच्चे डिजिटल माध्यम को यूज कर रहे हैं तो उसमें गार्जियंस को ये ट्रैक करने आना चाहिए कि कैसे वह कब आईडी का किस टॉपिक का कब यूज किए, कौन सा सर्च किए, क्या यूज किए, उसको वह गार्जियन बाद में फिर ट्रैक कर सके, बाद में उसको देख सके कि गार्जियन की बच्चे क्या क्या वर्क किए हैं, कौन कौन से साइट पे गए थे, कौन कौन से साइट को यूज करना चाहिए, कौन नहीं यूज करना चाहिए। इसके लिए गार्जियंस उनको बच्चे को बताएं जिससे बच्चे जो है गलत रास्ते पे नहीं जाए। ऐसी उपलब्ध प्रौद्योगिकी और एप्स की मदद लें जो आपको बच्चे की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने और ट्रैक करने में मदद कर सके। जैसे नीट, नैनी आदि ये सब एप्स हैं जिसके माध्यम से हम ट्रैक कर सकते हैं। बच्चों के मौखिक और अशाब्दिक व्यवहार के संकेतों के बारे में चौकस और जागरूक रहें। उदासीन चिंता मनोदशा में बदलाव, यानी जब बच्चे उदास हो, चिंतित हो, उसमें बच्चे से बात करें कि क्या समस्या है, क्यों ऐसा हो, तो उसके बारे में बच्चे जब खुले मन से बताएंगे उनकी समस्या को फिर समझेंगे, फिर उनके दूर करने का प्रयास करेंगे। डिजिटल उपकरणों पर उम्र के अनुसार उपयुक्त सुरक्षा सुविधाओं और गोपनीयता सेटिंग्स को एनेबल करें। उन दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक्टिविटी के बारे में जानें जिनसे बच्चा आमतौर पर संलग्न होता है। बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग आदतों की निगरानी करें और उन्हें कुछ विशेष ऑनलाइन गेम्स के खतरों के बारे में जागरूक रखें। बच्चे जब वो ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें भी बताएं कि कौन गेम्स को खेलने से जो हमारा मोबाइल पे भी हार्मफुल है और हमारे स्वास्थ्य पे भी हार्मफुल हो सकता है। तो बच्चे को मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा गेम खेलने के लिए प्रेरित नहीं करें। उनको कम समय मोबाइल पे ज्यादा जो पढ़ाई करनी है उस समय ही पढ़ाई करें। उसके बाद बच्चे उसके बाद मोबाइल गार्जियंस को लेना चाहिए। फिर जब उनको आवश्यकता हो कुछ सर्च करने, कुछ जानने की, तो फिर उनको अपने देख रेख में ही गार्जियंस को मोबाइल या लैपटॉप देनी चाहिए। अपने पेरेंटिंग कौशल को वर्तमान पीढ़ी के बच्चों की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए पुराने पेरेंटिंग ज्ञान और देखभाल का बरकरार रखते हुए उन्नत करें। वर्तमान समय में माता पिता बच्चे के लिए एकमात्र सहायता प्रणाली है जिन्हें डिजिटल जरूरतों सहित उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। इसलिए माता पिता को पेरेंटिंग का एक नया विरला इनोवेटिव तरीके से अपनाने की जरूरत है। साइबर युग के वर्तमान परिदृश्य में पेरेंटिंग की चुनौतियों के लिए जागरूक और तैयार रहें। प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, उनके फायदे या नुकसान के बारे में जानने के अलावा उस प्रभाव के बारे में भी बच्चे को बताएं। बच्चे जब इस प्रकार मोबाइल या टेक्नोलॉजी जितना अगर उसको हम सही तरीके से यूज कर रहे हैं, सही मायने में, तो वह बेनिफिशियल है। अगर उसको सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं तो वह बच्चों के लिए हानिकारक भी है। जिस प्रकार सभी को मालूम है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में बहुत सारे इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। तो साइबर क्राइम के बारे में अगर हम सभी जो भी अकाउंट्स हम यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स या बैंक अकाउंट्स, तो उसको सिक्योर रखने के लिए कुछ टिप्स हैं। उसको सभी हम भी गोपनीयता पूर्वक जब उसको यूज करेंगे तो वह साइबर क्राइम हमारे पास नहीं आएगा। और उसको हम गोपनीयता अगर नहीं रखेंगे तो साइबर क्राइम में हम फंस सकते हैं।
पेरेंटल नियंत्रण का पालन करना। बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर लगाम लगाते समय माता पिता का नियंत्रण होना चाहिए। माता पिता को वयस्कों के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे चीजों के नियंत्रक हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से उन चीजों पर सीमाएं और नियम निर्धारित करना चाहिए जिन्हें बच्चों को करने की अनुमति नहीं है। उन गतिविधियों पर प्राथमिकताएं तय करना जो बच्चों को पहले करने की जरूरत है और सीमाओं से परे गैजेट्स में लिप्त नहीं होना, जैसे पहले होमवर्क खत्म करना, समय पर सोने जाना, स्कूल की खेलों जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना। डेस्क गेम टीवी देखने के समय पर प्रतिबंध लगाना, उम्र के अनुसार उपयुक्त सामग्री डाउनलोड करने, बच्चे के लिए उपलब्ध कराना, उपलब्ध सुरक्षा फीचर्स को नियंत्रित, बच्चों में के डिवाइस पर विशिष्ट साइट्स का लिस्टिंग के लिए गूगल से सब जैसे मददगार संसाधनों का उपयोग करना, प्रतिबंधों से युक्त अलग अकाउंट्स बनाना के अनुसार। बच्चे के लिए क्या आवश्यक है, बच्चे कौन कौन से एप्स यूज कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ाई के लिए क्या क्या आवश्यक है वही मोबाइल्स में भी रखना, और अगर लैपटॉप यूज कर लैपटॉप में वही यूज करना, और उसको समय समय पर उसको नियंत्रित कर, समय पर उसको देख रेख भी करते रहना चाहिए। डिजिटल उपकरणों पर जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते समय बच्चों में क्या होता है, कुछ आदतें हो जाती है कि बच्चे जब हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं तो बच्चे क्लास न करके उस पीरियड में गेम खेलने लगते हैं, वीडियो देखने लगते हैं। तो इसके लिए गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जैसे 4 घंटा 5 घंटा डेली अगर हम क्लासेस कराते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनकी बहुत सारी समस्या, शारीरिक समस्या आ सकती है, जैसे आंख में प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो उसको भी ध्यान रखते हुए कुछ गैजेट्स हैं, कुछ गेम्स हैं, मनोरंजक गेम्स जो बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई से, बच्चे क्लासेस से कूप न करके बच्चे इंटरेस्टेड रूप से, आनंददायक रूप से बच्चे क्लासेस कर सकें। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को मालूम है, जैसे कि सभी मोबाइल फोन का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सभी का मोबाइल क्या होता है, हैंग करने लगता है, मोबाइल फुल हो जाता है, मैसेज शो करता है रनिंग आउट मेमोरी स्पेस, मीन्स यानी मेमोरी क्या है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो बहुत सारे वीडियोस, फोटोज, पीडीएफ हमारे मोबाइल में आते हैं, तो क्या होता है हमारे जो मेमोरी की कैपेसिटी है उससे वह फुल हो जाता है। उसके लिए हम सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव जो क्या है वह क्लाउड कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जिसके माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट को अपना इजी वे में इस पे हम यूज कर सकते हैं, उस पे शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार समझ सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द इंटरनेट फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा on remote servers and they access data via the internet. One such example of Google Cloud, it is a suite of public cloud service offered by Google. All the applications development run on Google hardware. यानी Google Drive जो क्लाउड कंप्यूटिंग का है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे कोई भी इंटरनेट पे अपने इंपॉर्टेंट डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, और जब कभी भी रिमोट एरिया में हो या कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हम जाए उसको, उस इंफॉर्मेशन को, उस डॉक्यूमेंट को हम इजी वे में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोवाइड एग्जांपल से गूगल ड्राइव क्या है, ये भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसके हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट को उस पर हम अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके और उस डॉक्यूमेंट को कभी भी हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशंस को गूगल के द्वारा हैंडल किया, तो गूगल के द्वारा उसको यूज किया जाता है। इसको समझ सकते हैं हिंदी में, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो रिमोट सर्वर पर डेटा को स्टोर करने और प्रबंधित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं और फिर इंटरनेट के
के माध्यम से डेटा एक्सेस करते हैं। सभी को ऐसे सभी लोग जानते भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, सभी समझ गए ना? जी। क्या आपको बता सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटर एक प्रकार का जो है वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पे हम अपने डिवाइस की यूज ना करके बल्कि जो है अपने जितनी भी डेटाज हैं उसको सर्वर पे जो है स्टोर कर सकते हैं, और जिसे जहाँ चाहे वहां से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सभी को बहुत जानकारी हो गई। क्लाउड कंप्यूटिंग को एक बार और थोड़ा सा बताइए भैया जी। क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल देकर उदाहरण जी बता रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक वर्चुअल स्पेस है, यानी कि जिसको हम डिजिटली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल क्या इंटरनल मेमोरी होता है, वो हम जो है वो हम इंटरनेट पे हमें, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव क्या हो गया? एक क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्जांपल हो गया, जिसके माध्यम से हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी अपना इंफॉर्मेशन, कोई भी अपना फाइल्स उसमें हम अपलोड कर सकते हैं, और जब चाहे तब हमें अब उसका हम यूज कर सकते हैं। जब हमें उसको डाउनलोड कर, जब चाहे उसको अपलोड कर सकते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट हो उसकी, उस समय उस एप्लीकेशन का, उस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे जब सभी का जीमेल अकाउंट है, सभी का ईमेल आईडी बना हुआ है, जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, ईमेल आईडी क्रिएट करने के साथ ही गूगल हमें, गूगल जितने भी गूगल के एप्स हैं, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल स्लाइड हो गया, फिर इसके बाद ईमेल आईडी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे एप्स हैं, जितने भी गूगल के एप्स हैं, गूगल सभी एप्स का वह परमिशन दे देता है गूगल, उसको आप यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उस पर अकाउंट क्रिएट करके उसको आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए जब ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के साथ ही गूगल हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा देता है, जो 15 GB या 15 GB हम अपना डॉक्यूमेंट को गूगल ड्राइव पे अपलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम उसका यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार देखेंगे गूगल ड्राइव को अगर हमें यूज करना है तो ईमेल आईडी सभी का ब्राउजर में लॉगिन कर लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, या यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। भी ये गूगल से रिलेटेड जो भी एप्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइव दिया हुआ है, सभी दिख रही है ड्राइव पे क्लिक करेंगे, यह जो है ड्राइव है वह स्कूल के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, इसको यहाँ पे अपलोड किया गया है। इसमें हम सभी, जैसे सभी को मालूम है फोल्डर्स, इसमें जो है फोल्डर वाइज फोल्डर बनाने से सुविधा होगी कि कोई भी डॉक्यूमेंट को कैटेगराइज कर दिया था, जिस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स है उसको उस फोल्डर में रख दिया जाता है कि जब हम उसको यूज करें, जब हम उसकी रिक्वायरमेंट हो तब हम आसानी से उसको, जब हम फाइंड करें खोजे तो आसानी से वह डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए। इसलिए सभी को फोल्डर बनाकर वहां पे रख दिया गया है। तो फोल्डर खुद से भी बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं 5 GB ऑफ 15 GB, यानी 15 GB हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ गूगल की तरफ से, और इसमें 5.68 GB यूज हुआ है। और इसके अलावा हमें और रिक्वायरमेंट हो जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए फिर पे करने होंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर हमें यहाँ पे फाइल बनाने हैं, फोल्डर बनाने हैं, यहाँ पे फोल्डर बनाने हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फिर यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे फोल्डर पर जब क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे फोल्डर जिस नाम से रखना चाह रहे हैं वह फोल्डर का नाम देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे, वह फोल्डर क्रिएट हो जाए, और उस फोल्डर में जो डॉक्यूमेंट को हम अपलोड करना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को हम फिर से अपलोड करके उसको रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जो हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में अवेलेबल है, वह शीट में
पीडीएफ में या डॉक्यूमेंट में जिस माध्यम में उपलब्ध है उसको हम चाहते हैं अपलोड करना है, गूगल ड्राइव पे उसको रखना चाह रहे हैं, तो जब हमें मोबाइल का मेमोरी फुल है उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम उसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए उसको हम अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं उसको फोल्डर अपलोड, फाइल अपलोड और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड और फोल्डर अपलोड। फिर यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स, ये सभी हम यूज कर सकते हैं। जिसमें इसे डेस्कटॉप पे या कहीं भी हम कोई फोल्डर बनाया है, फोल्डर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, बहुत सारे पीडीएफ हैं, उसको हम अपलोड करना है तो फोल्डर अपलोड पे क्लिक करेंगे। अगर हम केवल सिंगल पार्टिकुलर कोई फाइल है उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसा इंटरनेट का स्पीड रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां अपलोड हो जाएगा। सभी को गूगल ड्राइव का यूज करना, सभी गूगल ड्राइव के बारे में जानते होंगे लेकिन सभी यूज नहीं करते होंगे। तो सभी मोबाइल निकालिए और गूगल ड्राइव जैसे जिस प्रकार मैंने बताया कि वहां से जाकर ईमेल आईडी लॉगिन है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में सर्च करके करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा। सभी में मोबाइल निकालिए और वहां पे ब्राउजर में यानी गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करेंगे, इसको मैंने रिमूव कर दिया। फिर यहां से गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहा है, वहां पे सभी का जो ब्राउजर में ईमेल आईडी लॉगिन है, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। सभी मोबाइल खुल गया। फिर इसके बाद ड्राइव पे क्लिक करेंगे। हाँ, वहां पे फोल्डर बना सकते हैं। प्लस पे क्लिक फोल्डर बना सकते हैं। फिर फोल्डर कोई फाइल बनाए तो फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हैं। फोल्डर बनाना होगा जिसके लिए न्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फोल्डर, और यहाँ पे फोल्डर जिस नाम से देना चाह रहे हैं, सपोज दैट सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसके बाद क्रिएट देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसमें हम सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट पे, और उसके बाद यहाँ पे फिर जाकर यहाँ पे फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद जहां से वो फाइल हमारा डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वहां से उसको हम सर्च करके सपोज दैट ये लोगो अपलोड कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मैंने लोगो अपलोड किया तो फिर ये क्या हो गया, ड्राइव में सर्टिफिकेट जो फोल्डर्स है उसमें यहाँ आ गया। फिर सब हम जब हम इसका रिक्वायरमेंट है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करेंगे, फिर हम बाहर आते हैं। सभी को ड्राइव में कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, कैसे फोल्डर को अपलोड करते हैं, सभी को समझ में आ गया? जी बिल्कुल समझ आ गया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। इसके बाद जैसे हम सभी ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं तो भैया बहनों को कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ मटेरियल्स का मतलब यानी बच्चे जो पढ़ाई जो मैंने क्लासेस करवाए उसका पीडीएफ है
डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, या कभी कभी क्या होता है फोटोज में पीडीएफ बनाना नहीं आता तो क्या फोटो में ही उसको हम सेंड कर देते हैं, जिससे भैया बहन को बच्चे को आइडेंटिफाई करने में परेशानी होती है कि कौन टॉपिक किसके बाद है। तो इसके लिए सभी को पीडीएफ बनाना सभी लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं। इसके लिए मोबाइल से भी सभी मोबाइल से इजी वे बना सकते हैं, या मोबाइल नहीं है मोबाइल से भी बना सकते हैं, या कंप्यूटर से भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मोबाइल से अगर पीडीएफ बनाना है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट स्कैनर, बहुत सारे एप्स अवेलेबल हैं, इजी वे में हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर। सभी को या सभी को कभी अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट स्कैनर को डाउनलोड करेंगे। सभी अपने मोबाइल में डॉक्यूमेंट स्कैनर को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से। हो गया सर? सभी डाउनलोड कर लिया जी, ट्रेनिंग चल रहा है। सभी को यहाँ कैसे हम पीडीएफ बनाते हैं, बच्चों को कैसे हम पीडीएफ में मटेरियल्स को प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए डॉक्यूमेंट स्कैनर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको आसानी से हम वहां पे से जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हम सेंड करना चाह रहे हैं, उसको वहां से शूट करके यानी फोटो खींच के फिर इसके बाद उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके इजी वे में भैया वालों को हम सेंड कर सकते हैं। योजना कैंसिल कर दी। धन्यवाद। हेलो। सभी ऑनलाइन क्लासेस जब कराते हैं हम सभी, तो उस समय पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ हम कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, वो सभी को समझ में आ गया। इसके बाद गूगल ड्राइव पे हम कैसे डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, इस सब के बारे में हम सभी ने समझ गए। अभी सभी को पीडीएफ बनाने से संबंधित किसी को समस्या है कि हम पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके। इसके बाद हेलो। जैसे कैसे अगर हमें कैसे पीडीएफ बनाते हैं जरा बताइए तो। जी यदि गैलरी में फोटो है तो उससे पीडीएफ में कैसे जी कन्वर्ट जी करें? बता और जानकारी जैसे सभी देख सकते हैं मोबाइल पर डॉक्यूमेंट स्कैनर हमारा इंस्टॉल है। अगर इसके लिए अगर मोबाइल में हमारा फोटो अवेलेबल है, इमेज अवेलेबल है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इसके लिए यहाँ पे देख रहा है नीचे दो ऑप्शन दे रहा है, एक कैमरा का और एक गैलरी का ऑप्शन दे रहा है। कैमरा और गैलरी का ऑप्शन दे रहा है ना, तो अगर हमें फोटो खींचना है, फोटो खींचकर पीडीएफ बनाना है, कैमरा पे क्लिक करेंगे। अगर गैलरी में डॉक्यूमेंट इमेज अवेलेबल है, उसको हमें पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं, उसके लिए ये राइट साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। राइट साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस इमेज को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं पीडीएफ में, उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। पहले प्ले स्टोर में जाकर डॉक्यूमेंट स्कैनर डाउनलोड करना है। हाँ, पहले डाउनलोड करेंगे तो इसको यूज करेंगे ना। तो डाउनलोड अगर ठीक है, नहीं है तो उसको डाउनलोड करेंगे। हाँ, एक करके जी बताया जाए। जैसे यूज
करना चाह रहे हैं हम यहाँ से क्लिक करेंगे गैलरी पे और गैलरी में चूज करना चाह रहे हैं। सपोज दैट जो इमेज दिख रहा है वो हमें यूज नहीं करना, उसमें से सर्च करना है, खोजने हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज हो गया, डाउनलोड हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे यूज करेंगे हम इमेज पे। और इमेज में भी बहुत सारे इमेज हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फिर डाउनलोड हो गया, इमेज हो गया। उसमें कौन से डॉक्यूमेंट को हमें कन्वर्ट करना है। सपोज दैट कन्वर्ट करना है हमें व्हाट्सएप पे जो इमेज है उसको कन्वर्ट करना है, व्हाट्सएप पे है उसको कन्वर्ट करना है। सपोज दैट जो भी इमेज को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आपको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और पीडीएफ में सेलेक्ट करने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, उसमें से उस डॉक्यूमेंट में हम कितना सेलेक्ट, जैसे डॉक्यूमेंट क्या है पूरा साइज का है, उसमें से उस चार्ट को क्रॉप करके सभी इमेज को हम सेलेक्ट नहीं करें, सभी इमेज को हम पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं करें, कुछ कम ही करें, आधा ही करें। इसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अभी सभी ऐसे उसको हम देख लेंगे कि जो इमेज है वह हमारा इमेज जो है वह कट नहीं रहा है, यदि हमारा डॉक्यूमेंट है वह इजी वे में विजुअलाइज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरो का साइन दिख रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे इसको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से ओवरऑल करेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। फिर किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं उसको यहाँ से हम सभी यूज कर सकते हैं। फिर इसको हम चाहते हैं शेयर करना कि व्हाट्सएप में, ईमेल पे, गूगल ड्राइव पे इसको हम सेव कर दें, शेयर कर दें कि बाद में जब रिक्वायरमेंट हो तब हमें यूज कर सकें, या भैया मानो को ग्रुप में सेंड करने हैं। तो इसके लिए हम सभी क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, शेयर का ऑप्शन, यहाँ पे शेयर पे जब क्लिक करेंगे, शेयर पे क्लिक करना है, किस फॉर्मेट में हम इसको शेयर करना चाह रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो पीडीएफ पे क्लिक, पीडीएफ पे ऑलरेडी है और इसको शेयर पे जब हम क्लिक करेंगे ऐसा ऑप्शन शो करेगा, जिस माध्यम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे हम चाहते हैं शेयर करना डॉक्यूमेंट को, जैसे व्हाट्सएप हो गया, मेल हो गया, गूगल ड्राइव, जो जिस माध्यम से करना चाह रहे हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। सपोज दैट व्हाट्सएप पे कर दिए और इसके बाद जिस पे करना चाह रहे हैं उस पे हम सेंड करेंगे, यह डॉक्यूमेंट जो है वहां पे पीडीएफ में सेव हो जाएगा, फिर हम उसको जब चाहे तब हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम सभी डॉक्यूमेंट, जैसे मटेरियल भैया मानो को तैयार करते हैं तो हमें पीडीएफ के माध्यम से उसको गूगल सीट में जैसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है वह चाहते हैं कि गूगल सीट में उसको अवेलेबल कराएं, उसको एक्सेल फॉर्मेट में इजी वे में बच्चे उसको विजुअलाइज कर पाए। तो कभी कभी क्या होता है, गूगल एक्सेल सीट में क्या होता है, उसमें बहुत सारे रो और कॉलम्स होते हैं, तो जब हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं या वीडियो को सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो वह अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते कि कैसे, कौन सा टॉपिक का क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सा टॉपिक का क्या डेफिनेशन है, वह अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। इसके लिए कैसे हम एक्सेल में कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को कैसे सिलेक्ट करके फिर से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद हम कहीं भी उसको शेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल
एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट्स है जिसके हेल्प से कोई भी डेटा हम इजी वे में मैनिपुलेट कर सकते हैं, इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पीडीएफ में है लेकिन वह वर्ड फॉर्मेट मतलब उसमें रो और कॉलम्स नहीं बने हुए हैं, टेबल फॉर्मेट नहीं है, तो उसको हमें विजुअलाइज करने में, उसको देखने में, पहचान करने में हमें असुविधा होती है कि किस, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, सपोज दैट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, स्टूडेंट का रिकॉर्ड किस स्टूडेंट्स का रोल नंबर क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको विजुअलाइज करने में समस्या होती है। तो उस तरह वैसे लिखते हैं तो क्या होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ लिख सकते हैं, उसमें आसानी से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वह शीट फॉर्मेट में है यानी एक्सेल शीट में यानी कि वह टेबल फॉर्मेट में है तो हम इजी वे में उस स्टूडेंट्स के डिटेल्स को हम आसानी से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं और उस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को समझने में हमें कोई समस्या नहीं। उसके लिए कैसे हम रिकॉर्ड तैयार करेंगे, इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, फिर नेम मैंने टाइप किया, लेकिन नेम जो है वह पूरे रो में, पूरे कॉलम में वह आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, रुक रहा है, छूट जा रहा है। इसके लिए हम कॉलम हाइट्स भी यूज कर सकते हैं या यहाँ से माउस से क्लिक करके इसको हम इधर ड्रैग कर देंगे तो पूरा डिस्प्ले करेगा। जैसे एग्जाम्पल सीरियल नंबर दे दिए 1, फिर यहाँ पे अब 1 से अभी इसके माध्यम से जैसे 1 टाइप किए तो 1 टाइप करने के बाद 1 2 3 टाइप करने का टाइम टेकन, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का जब साइन आ रहा है जिसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे केवल क्या, यहाँ केवल सेल कॉपी हुआ, यानी इसमें देख सकते हैं केवल सेल कॉपी यानी 1 1 शो कर रहा है, चाहते हैं क्या सीरियली शो करें, इसके लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे 1 to 9 शो करेंगे, सीरियल नंबर हो गया। फिर रोल नंबर बच्चों का देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रोल नंबर भी सपोज दैट रोल नंबर 10 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करेंगे 10 और फिर इसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स जो नाम देना चाह रहे हैं फिर इसके बाद सपोज दैट सभी का एड्रेस क्या है, सिवान है, सभी का एड्रेस सिवान है या तो इसके लिए इसको सभी को सेल को कॉपी कर देंगे, सभी का एड्रेस सिवान हो गया। अब ये क्या हो गया, एक सिंपली 9 स्टूडेंट्स का डिटेल्स हो गया, 9 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो गया। चाहते हैं हम सभी इस रिकॉर्ड को जैसे गूगल शीट में बहुत सारे रो और कॉलम होते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट जितना है उससे भी ज्यादा होता है, तो अगर हम ऐसे ही बिना सेलेक्ट किए, बिना उसको सेटिंग किए तो हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे शीट पूरे कई पेज में आ जाए, लेकिन हमें तो जिस प्रकार जिसके पास भेजेंगे उसको भी समस्या होगी आइडेंटिफाई करने में और हमें भी समस्या होगी कि हम कितने पेज है उसको सभी पेज क्या ब्लैंक दिखेगा। तो हमें जितना रिक्वायरमेंट है, जितना जरूरत है उतना ही को हम सेलेक्ट करके उतना ही को हम सेटिंग करके भेजेंगे तो केवल उतना ही पीडीएफ में शो करेगा, यानी एक पेज में डिस्प्ले करेगा। इसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए सभी को जैसे मालूम है, जैसे एक दिन प्रभात आचार्य ने बताया हमसे कि
कंप्यूटर तो हम सभी यूज कर लेते हैं, लेकिन कैसे उस पर हम टाइपिंग करते हैं वह इजी वे में हम उसको नहीं यूज कर पाते। तो अभी आसानी से आप कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेल शीट बनाते हैं, वो आसानी से आपने समझ जाएंगे। इसके लिए अगर कीबोर्ड से हमें सिलेक्ट करना है, माउस से तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं, कीबोर्ड सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके एरो की यूज करेंगे और इसके बाद सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट हो गया, इसके बाद जाएंगे यहाँ पे पेज लेआउट में और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना है, यानी कि प्रिंट एरिया सिलेक्ट करने का मतलब हमें इतना ही डॉक्यूमेंट जितना मैं सिलेक्ट किया हूं उतना ही को हमें प्रिंट करना है। प्रिंट करने का मतलब उतना ही को हमें यूज करना है और सभी को यूज नहीं करना है। या फिर सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करेंगे और इसको हम चाहते हैं कि सबसे पहले प्रिंट निकालने के पहले इसको हम प्रिंट निकालना हो या पीडीएफ में कन्वर्ट करना, कुछ भी करना हो, उसके पहले हम सभी उसका रिव्यू देखते हैं कि उसका जब हम प्रिंट निकालेंगे या पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार वो आइडेंटिफाई हो, किस प्रकार वह दिखेगा। इसके लिए पहले इसका रिव्यू देखेंगे, या जाएंगे प्रिंट में, यहाँ पे फाइल मेनू पे और इसके बाद प्रिंट और यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि और यहाँ रो और कॉलम नहीं आ रहा, यानी हमें क्या चाहिए, रो और कॉलम आए या टेबल में डिस्प्ले करें जिससे हम आइडेंटिफाई इजी कर सकें। तो जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो इसी प्रकार आएगा, जब फिर इसको प्रिंट करेंगे तो इसी प्रकार आएगा। तो हमें क्या चाहिए, इस प्रकार हमें नहीं चाहिए, इसमें रो और कॉलम दिखे, इसमें टेबल वाइज दिखे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे होम पे, फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सभी क्या हो, सभी में क्या हो, बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर का मतलब रो और कॉलम हो। देख सकते हैं यहाँ पे सभी क्या होगा, सिलेक्ट हो गए, सभी रो और कॉलम सभी टेबल वाइज हो गया। फिर से अब इसको देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में कि मैंने जो सेटिंग किया है उस सेटिंग के अकॉर्डिंग वहां प्रीव्यू डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा। देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है रो और कॉलम दिख रहा है। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे इसी प्रकार प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक चीज और यूज करना चाहते हैं, जैसे कि ऊपर देना चाह रहे हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड या स्टूडेंट डिटेल्स देना चाह रहे हैं। इसका हेडिंग कि जब कहीं भी भेजें या जब हम इसको यूज करें तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यह स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है। इसके लिए फिर क्लोज कर देंगे यहाँ से और फिर यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रो 1 यानी देख सकते हैं 1 से ही क्या हुआ है, इसके ऊपर स्पेस नहीं है। इसके लिए स्पेस नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे। रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे दिखा रहा है, देख सकते हैं इंटायर रो, यानी कि हमें रो इंसर्ट करना है। सभी जैसे रो इंसर्ट करना है तो उसके लिए रो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंटायर रो पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक रो ब्लैंक हो गया, यानी ऊपर वाला जो रो था वह रो जो डॉक्यूमेंट उसमें जो डेटा था वो क्या होगा, नीचे मूव कर गया, एक रो ब्लैंक हो गया। और उसमें हम जो इन्फॉर्मेशन जो टाइटल हम देना चाह रहे हैं वह टाइटल इसमें हम टाइप कर सकते हैं। जैसे देना चाह रहे हैं इसको स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स जो दिख रहा है। इसके और फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने प्रीव्यू देखा, इसको प्रीव्यू किए तो स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने टाइप किया था, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या हो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, डिस्प्ले नहीं कर रहा फिर भी। तो इसके लिए फिर से सेटिंग करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है वहां 2 रो में 2 कॉलम में डिस्प्ले कर रहा है। एक स्टूडेंट और रिकॉर्ड्स के बाद 2 कॉलम बना हुआ है, 2 कॉलम में डिस्प्ले कर रहा है। इसके लिए चाहते हैं कि एक कॉलम में डिस्प्ले करें, एक कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट रिकॉर्ड वह डिस्प्ले करे दिखे। इसके लिए सिलेक्ट करेंगे सभी कॉलम्स को और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
मर्ज सेंटर से दिया बिना देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 पे ऊपर नंबर वर्ड ब्रेक के नीचे मर्ज सेंटर, जब उसको मर्ज करेंगे यानी कि वहां दोनों सेल को हम मर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हो गया, कॉलम जो था 2 कॉलम में डिवाइडेड था, तो दोनों क्या हो गया, एक कॉलम दोनों कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया, तो क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया। अब इसको अभी भी जब हम प्रीव्यू करेंगे प्रिंट निकालेंगे तो ये अब नहीं आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे पेज लेआउट में और इसके बाद सेव प्रिंट एरिया, तब जाकर हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, तब क्या होगा, यहाँ डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। अब चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को, यह रिकॉर्ड्स को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं, या जहां भी इंफॉर्मेशन को हम यूज करना चाह रहे हैं उसको हमें भेजना चाहते हैं। इसके लिए पहले सबसे पहले इसको हम सेव कर देंगे, जिस नाम सेव करना होगा इसको सेव कर सकते हैं, सपोज दैट स्टूडेंट के नाम सेव कर देते हैं। देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से एक वर्कबुक यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, देख सकते हैं। इसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जाएंगे हम ओपन करेंगे ब्राउजर, गूगल क्रोम जो भी ब्राउजर अवेलेबल हो उसको पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सपोज दैट क्लिक किया मैंने गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, या किस फॉर्मेट में है, जो एक्सेल होता है उसको बोलते हैं एक्सेलएस, इसका शॉर्ट इसका जब फाइल एक्सटेंशन होता है, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम सेव करते हैं, सेव करते समय हमें एक्सटेंशन नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक कंप्यूटर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वह उसका फाइल एक्सटेंशन ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाता है। जिस प्रकार एमएस वर्ड का फाइल है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट या डॉक फाइल, उसको जब देखेंगे उसका प्रॉपर्टी तो उसमें दिखेगा डॉक, यानी कि फाइल नेम डॉट डीओसी, यानी वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। उसी प्रकार एक्सेल फाइल में है तो देखेंगे उसको, तो एक्सेल जो फाइल है उसको हम सर्च करके देखेंगे प्रॉपर्टीज में है तो देखेंगे वहां पे दिखेगा एक्सएलएस, यानी एक्सेल फाइल का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। तो अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वहां पे लिख सकते हैं, सर्च करेंगे कन्वर्ट एक्सएलएस भी लिख सकते हैं या कन्वर्ट एक्सेल भी लिख सकते हैं। सर्च किया मैंने कन्वर्ट एक्सेल टू पीडीएफ, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गए। इसमें से किसी ऑप्शन का हम यूज करेंगे, सपोज दैट यूज कर रहे हैं सबसे फर्स्ट जो आया हुआ वेबसाइट पे, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल टू पीडीएफ। अगर हम पीडीएफ में फिर कन्वर्ट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए यहाँ पे फाइल को हम चूज करेंगे, किस फाइल को हम चाहते हैं कन्वर्ट करना पीडीएफ में, उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी हमें कन्वर्ट करना है किसको, स्टूडेंट रिकॉर्ड को। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट हो रहा, इसको फिर डाउनलोड करके हम यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, दिख रहा है प्रीव्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे सब देख सकते हैं कि पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया। इसको हम चाहते हैं ग्रुप में या कहीं पे सेंड करना, तो सबसे पहले इसको हम कहीं पे इसको सेव कर, जैसे या डाउनलोड हो गया है तो इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। सपोज इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं,
स्टूडेंट रिकॉर्ड्स सेव हो गया, देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से सेव हो गया। तो समस्या आती है कि पीडीएफ में तो कन्वर्ट कर लिए, फिर इसको हमें ग्रुप में सेंड करना है, ग्रुप में भेजना है, तो कैसे हम इसको ग्रुप में सेंड करें? इसके लिए दो तीन माध्यम से इसको हम सेंड कर सकते हैं। यूएसबी से कनेक्ट करके मोबाइल को कंप्यूटर को कनेक्ट करके हम सेंड कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम व्हाट्सएप पे सेंड करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली मोबाइल से हम यूएसबी न यूज करके डायरेक्टली हम उसको व्हाट्सएप पे डायरेक्टली सेंड कर सकें। इसके लिए जाएंगे, ओपन करेंगे ब्राउजर, और ब्राउजर में सर्च करेंगे व्हाट्सएप। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब सर्च करेंगे और यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे स्कैनर, व्हाट्सएप का स्कैनर, नेटवर्क स्पीड कम है, जैसे मेरा लॉगिन है, इस डिस्प्ले करा, इसको मैंने लॉग आउट कर दिया। इसको कैसे सभी को डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल में है, पीडीएफ में हो, इमेज में हो, उसको हम व्हाट्सएप पे इजी वे में भैया वहां के ग्रुप में या कहीं भी सेंड करना चाह रहे हैं, तो कैसे हम सभी सेंड करेंगे? इसके लिए सभी देख सकते हैं यहाँ व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप के बाद 3 पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं लिंक डिवाइस, इस डिवाइस से हम लिंक करना चाह रहे हैं। लिंक डिवाइस पे जब क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनर, जो स्कैनर डिस्प्ले कर रहा है बारकोड, उस पे हम सभी स्कैन करेंगे। देख सकते हैं स्कैन मैंने किया तो मेरा व्हाट्सएप जो है लॉगिन हो गया। देख सकते हैं व्हाट्सएप लॉगिन हो गया। अब चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, उस डॉक्यूमेंट को चाहते हैं जिस भी ग्रुप में, सपोज दैट इस ग्रुप में सेंड करना चाह रहे हैं, इस ग्रुप या ग्रुप जो है ओपन हो गया, और इस ग्रुप को में सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, या कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसके लिए डायरेक्टली इसको मिनिमाइज, इसको मैक्सिमाइज करेंगे, यानी साइज इसको छोटा कर देंगे। इस डॉक्यूमेंट का मेरा क्या यहाँ पे है, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली सेंड कर देंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं सेंड का ऑप्शन, सेंड पे जब क्लिक करेंगे, यह जो है डॉक्यूमेंट जो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, वह डॉक्यूमेंट जो है वह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा। इस प्रकार हम सभी किसी भी डॉक्यूमेंट को इजी वे में आसानी से व्हाट्सएप पे इजी वे में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप पे हम इसको आसानी से भेज सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक लग रहा है मुझे सभी को व्हाट्सएप पे कैसे हम कोई डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, सभी को समझ में आ गया? बहुत सुंदर। इसके बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे तो एक्सेल शीट हो गया, चाहते हैं कि वर्ड फॉर्मेट में भी कुछ हम टाइप करके वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके उसको भी फिर पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर कैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर डॉक्यूमेंट या कुछ टाइप करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब भाई किसी को कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हैं कि कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, या ड्राइव के बारे में कुछ कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। एक समस्या है, जैसे डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट में, जैसे आपने पैरेंटल कंट्रोल के बारे में बताया, तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में श्री रवि जी ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी के साथ जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अभिभावकों के अननोन में
बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं जिससे डिवाइस को नुकसान होता है या डिवाइस जो है फुल्ली जो है बगी हो जाता है, तो पूरी स्टोरेज जो है बढ़ जाती है। तो ऐसा कोई उपाय है क्या जिससे कि हम जो डिवाइस में हम एप्लीकेशंस डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है इंस्टॉल करते हैं, तो जो डिवाइस में जो बच्चों के लिए अनुकूल जो है एप्लीकेशंस हो वही केवल जो है वो इंस्टॉल कर पाए या डाउनलोड, ऐसा कोई तरीका? उसके लिए जैसे कि भारत सरकार ने भी कुछ कानून बनाए हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यूज किए हैं, जैसे ईमेल आईडी है, सभी का ईमेल आईडी, जो बच्चे का 13 इयर्स ओल्ड है, 13 इयर्स के हैं वही ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। 13 इयर्स से नीचे पेरेंट्स के देख रेख में उसको